नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडिया के कई बड़े लीडर्स में से एक और इनका अचानक गायब हो जाना इंडिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री। हमें बताया जाता है कि नेताजी की मृत्यु ताइवान में एक प्लेन क्रैश में हुई थी, पर क्या ये सच है या इसके पीछे एक अलग ही कहानी छुपी हुई है? आखिर हमसे क्या छुपाया जा रहा है? अगर आप भी ये सब समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी ये स्टोरी पहुँचे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इन 1945 जब वर्ल्ड को ये शॉकिंग न्यूज़ मिलती है कि नेताजी की मृत्यु हो चुकी है, रीज़न बताया जाता है एक प्लेन क्रैश। जिस हॉस्पिटल में नेताजी ने अपनी आखिरी सांसें ली थी, वहाँ पर कई देशों की मीडिया ने ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी चाहिए, पर वहाँ रिपोर्टिंग तो ठीक, फ़ोटो तक नहीं खींचने दी। और सबसे बड़ी बात, इतने बड़े ग्लोबल लीडर जो रशिया, जापान, जर्मनी जैसे देशों के साथ मिलके इंडिया के इंडिपेंडेंस के प्लान डिस्कस करते थे, उनका डेथ सर्टिफिकेट ही नहीं है। डेथ सर्टिफिकेट तो किसी जैपनीज सोल्जर इचिरो ओका रखा है, तो नेताजी का क्या हुआ? इंक्वायरी शुरू हुई इन 1949, आज़ादी के 2 साल बाद। नेहरू जी ने खुद हिस्टोरियन प्रतुल चंद्र गुप्ता जी को अपॉइंट करा। गुप्ता जी का यही गोल था कि वो इंडियन नेशनल आर्मी और आईएनए पर रिसर्च करें और पता करें कि आईएनए का भारत की आज़ादी में क्या कंट्रीब्यूशन था, और उस पर एक बुक लिखें। ये रिसर्च करीब 3 साल चलती है और 490 पेज की एक मैन्यूस्क्रिप्ट बनके तैयार हो जाती है, जिसमें वो जिक्र करते हैं आईएनए के हर एक मिलिट्री ऑपरेशन का। बट द फैक्ट इज़, ये मैन्यूस्क्रिप्ट कभी पब्लिश ही नहीं हुई। क्यों? ऐसा क्या था इस मैन्यूस्क्रिप्ट में? हमें इसका जवाब नहीं मिलता। मिलती हैं तो बस थ्योरीज। जैसे कि कई लोग मानते हैं कि नेताजी प्लेन क्रैश सर्वाइव कर गए थे और वो रशिया चले गए थे, और 1985 तक कई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इसका पता भी चल गया था। नेहरू जी की सिस्टर विजय लक्ष्मी पंडित सोवियत यूनियन की एम्बेसडर थी। उनके रशिया के एक विजिट के बाद की एक कहानी ऐसी है, जहां लोकल कहते हैं कि एक पब्लिक मीटिंग में उन्होंने ऐसा कहा था, रशिया में मैं एक ऐसे पर्सन से मिली जिनका नाम सुनने पर पूरा देश 15 अगस्त 1947 की आज़ादी की अनाउंसमेंट के बाद जितना खुश हुआ था, उससे भी ज़्यादा खुश हो जाएगा। पर यह स्पीच कंप्लीट करने से पहले ही नेहरू जी ने उन्हें रोक दिया। 1955 शाहनवाज कमीशन और 1970 खोसला कमीशन। नेताजी की मिस्ट्री को लेकर भारत में 2 बार इन्वेस्टिगेशन हुई और दोनों बार उन्होंने कंक्लूड किया कि नेताजी की मृत्यु ताइवान में प्लेन क्रैश में नहीं हुई। पर फिर 1999 में एक और इन्वेस्टिगेशन बैठी, मुखर्जी कमीशन, जिसमें यह बताया गया कि नेताजी की मृत्यु एक प्लेन क्रैश में होना पॉसिबल ही नहीं है। पिछले 2 इन्वेस्टिगेशन भारत में ही हुए थे, पर तीसरा इन्वेस्टिगेशन ऑन ग्राउंड ताइवान में भी किया गया, और इसके बाद हमें पता चलता है कि 1945 ताइवान में ऐसा कोई प्लेन क्रैश का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, साइंस की हेल्प से मिस्ट्री को सॉल्व किया जा सकता है। तो टोक्यो में रेंकोजी टेम्पल में जो एसेट्स रखी गई हैं, जिन्हें नेताजी के रिमेन्स कहते हैं, वो उनके रिमेन्स कैसे हो सकते हैं? नेताजी की फैमिली आज भी उनके रिमेन्स की डीएनए टेस्टिंग मांग रही है, जिससे ये प्रूव हो सकता है कि आखिर नेताजी उस प्लेन में थे भी या नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि नेताजी और कहीं नहीं बल्कि भारत ही लौट आए थे, पर सच किसी को नहीं पता। 2016 में सरकार ने ऐसी कई फाइल्स पब्लिक कर दी जिनमें नेताजी के बारे में सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी, पर ये डॉक्यूमेंट्स भी इनकम्प्लीट थे। इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो गए या कर दिए गए। पर नेताजी इतने इम्पोर्टेंट क्यों थे? नेताजी के इतने दुश्मन क्यों? 20,000 ब्रिटिशर्स 30 करोड़ भारतीयों पर कैसे राज कर सकते हैं? ये इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। ये पॉसिबल तभी हुआ जब ब्रिटिशर्स ने एक ट्रिक का यूज़ किया। उन्होंने इन्हीं 30 करोड़ इंडियंस को अपनी आर्मी में शामिल कर लिया और हमारे वीर उनकी ताकत बन गए। सच तो ये है कि ब्रिटिशर्स 1857 की लड़ाई के बाद से ही इन वीरों से डरते थे। कोलकाता के एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने खुद कहा था कि अगर हर एक भारतीय बस मुट्ठी भर मिट्टी अंग्रेज़ों पर एक साथ डाल दे तो पूरा एम्पायर दफन हो जाएगा। नेताजी ने ब्रिटिशर्स के इसी डर को पहचाना था। नेताजी के इस मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस के बाद भी नेताजी एज अ लेजेंड भारत की आर्म्ड फोर्स में जिंदा थे, और 1946 की नेवल म्यूटिनी इस बात का सबूत है। एक बार सोचो कि अगर नेताजी जिंदा होते और भारत में होते तो वो भारत के प्राइम मिनिस्टर तक बन सकते थे, जिसकी वजह से उन्होंने देश के बाहर नहीं बल्कि अंदर भी कई दुश्मन बनाए थे। वो तो भारत को लीड करने के लिए इस लेवल तक तैयार थे कि उन्होंने भारत की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसी होनी चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ और कितना होना चाहिए, हमारे देश का विजन क्या होना चाहिए, ये भी वो प्लान कर चुके थे। अगर नेताजी जिंदा होते तो आज भारत कई साल आगे होता,
दुख की बात तो यह है कि नेताजी और आज़ाद हिंद फौज का हमारा भारत के लिए कंट्रीब्यूशन आज आज़ादी के 76 साल बाद या तो हमारी हिस्ट्री बुक में से मिसिंग है या फिर वो बस ना के बराबर रह गया है। हम ये मान सकते हैं कि हमें आज़ादी बिना हिंसा के मिली, पर हम जब ये कहते हैं तो हम जाने अनजाने उन 25 लाख इंडियन सोल्जर्स को भूल जाते हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशों की ओर से लड़े थे, इस होप में कि ये वॉर ख़त्म होने के बाद ब्रिटिशर्स अपने भारत को इंडिपेंडेंस देने वाला प्रॉमिस निभाएंगे। पर लगता है कि वो बस एक कैजुअलिटी थे। उनके बलिदान से किसी को भी क्या फ़र्क पड़ता है। पर सच तो ये था कि नेताजी जैसे सेनानी ही थे जिनकी वजह से पूरा ब्रिटिश एम्पायर डरता था। अब बात करते हैं कुछ सवालों के बारे में, जैसे कि क्यों 1945 प्लेन क्रैश में नेताजी की डेथ के बाद भी 1960 तक उनके घर पर नज़र रखी गई? क्यों नेताजी के रिमेन्स की डीएनए टेस्टिंग नहीं की? और क्यों इस सच को हम लोगों से छुपाया जा रहा है? मुझे तो नहीं पता, और अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।